Okay, so in the last class we were discussing about the consumer behavior, right? Consumer behavior क्या होता है, मैंने उसमें हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसमें कुछ बेसिकली मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर का, जो बेसिकली आपका इन द कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल का जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? दैट इज द इकोनॉमिक मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक मॉडल? बेसिकली ये जो मॉडल है ये ऐसा एज्यूम करता है कि जो पर्सन होता है वो क्या होता है? रेशनल होता है। रेशनल का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो ब्रेन से ज्यादा चीजों को सोचता है, जो प्रूडेंट डिसीजन लेता है, जो बेसिकली प्रोडक्ट की यूटिलिटी ढूंढता है 100% सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो कंज्यूमर रेशनल होगा दे आर प्राइस सेंसिटिव एज वेल, यानी कि वो बेसिकली प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में भी क्या करेंगे? सोचेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर 3 तरीके का इफेक्ट होगा। कौन कौन सा इफेक्ट होगा? फर्स्ट इफेक्ट प्राइस इफेक्ट, सेकेंड वन इनकम इफेक्ट, एंड द थर्ड वन इज प्राइस सब्स्टिट्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जो सबसे पहला इफेक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को इग्नोर करेंगे और दूसरे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जो सस्ता मिले कंपैरेटिवली, है ना? या अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट है दैट इज आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब ये है दैट इज रिलेटेड विद द ऑक्यूपेशन एंड द अमाउंट यू आर अर्निंग। ठीक है, इट मींस कि अगर आपका इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो आपका परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट हैं हम उसको इजिली परचेज कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबल सिचुएशन है। अब हम प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जब आपका इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका इनकम डिक्रीज हो जाएगा तो जस्ट वाइस वर्सा सिचुएशन, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिक्रीज। ठीक है, द नेक्स्ट सिचुएशन इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या था आपका? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या सिचुएशन आएगा कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि टी एंड कॉफी मान लो दोनों क्या है? बिवरेज है, दोनों को हम क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं। तो मान लो कि द प्राइस ऑफ टी, अगर टी जो है इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो इसका सब्स्टिट्यूशन है, यानी सब्स्टिट्यूशन यानी कॉफी जो है, इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पर्सन होंगे दे विल शिफ्ट फ्रॉम बेसिकली कंज्यूमिंग टी टू कॉफी बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ दैट। आगे बात समझ में? सो बेसिकली इकोनॉमिकल सिचुएशन जो क्रिएट हो रहा है और कंज्यूमर बिहेवियर को जो इफेक्ट कर रहा है दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक मॉडल। क्लियर हो गई बात सबको? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? यस मैम। चलिए नेक्स्ट मॉडल कौन सा मॉडल है? नेक्स्ट मॉडल कौन सा है? दैट इज लर्निंग मॉडल। ठीक है, तो लर्निंग मॉडल, एक मिनट, लर्निंग मॉडल। ठीक है, अब लर्निंग मॉडल जो है वो कौन किस चीज पे बेस्ड है? लर्निंग मॉडल किस चीज पे बेस्ड है? हैबिट और बेसिक। वेरी गुड, दैट इज बेस्ड ऑन हैबिट एंड स्टिमुली। दैट इज बेस्ड ऑन हैबिट एंड स्टिमुली। साइकोलॉजिस्ट यहाँ कहते हैं कि जो बेसिकली आपका नीड जो है, नीड और उसके साथ उसको सेटिस्फाई करने का एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसे आएगा? लर्न करने के थ्रू। यानी कि यहाँ पर बेसिकली आर्ग्यू किया जा रहा है कि बेसिकली हमारी प्राइमरी नीड्स क्या हो सकती है? हंगर, थर्स्ट, हाउस, ठीक है, जो बेसिक नीड्स है हमारी। ठीक है, और कुछ लर्नड क्या चीज हो सकता है? लर्न अगर कुछ करेंगे तो क्या लर्न कर सकते हैं? लर्न चीज क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट लेना है तो हम जब हमारा कोई स्टिमुली रिलेटेड विद द बेसिक नीड्स, फिर हम धीरे धीरे बेसिकली उस प्रोडक्ट के को क्या करेंगे? लर्न करेंगे। तो लर्नड कहते हैं इसको। तो लर्नड आपका क्या होगा? इसमें मोटिव होगा, एक्शन होगा, गिल्ट हो सकता है, फियर हो सकता है, ठीक है, परसेप्शंस हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो सारे सिचुएशंस हैं इन सबको लर्न करने के बाद जब आपका बिहेवियर बनेगा तो दैट इज कम्स अंडर द लर्निंग मॉडल। आ गई बात समझ में? तो लर्निंग मॉडल इज बेसिकली, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स, हाँ, बिहेवियर क्यूज, स्टिमुली,
हाँ डायग्राम टाइप से बनवाई थी। हाँ, इंटरनल इसमें एक्सटर्नल। बेसिकली क्या पॉइंट था कि यहाँ पर मान लो कोई हंग्री पर्सन है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या ड्राइव, उस पर्सन को क्या बोलेगा, अगर कोई बेसिकली किसी को भूख लग रही है तो वो क्या बोलेगा उसको कि भाई आपको जाकर क्या करना, लंच करना है, कुछ खाना है ना। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, अब इससे क्या होगा, आफ्टर द कंजप्शन ऑफ फूड यू विल बी सेटिस्फाइड, राइट। तो इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरिस्ट ये कहा जाता है कि बेसिकली हम कोई भी चीज जब लर्न करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द बेसिकली क्यूज और स्टिमुली, व्हेन वी आर हंग्री वी आर बेसिकली वांट अ बेसिकली फूड, ठीक है। so to basically acquiring that food, whatever the perception we are setting, that comes under the learning model. अब आई बात समझ में, मैंने इसको बहुत शॉर्टकट में अभी आप लोग कर, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद टू थिंग, दैट इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लाइक इफ आई एम हंग्री, आई एम बेसिकली ईटिंग फूड, सो हंगर इज माई स्टिमुली and eating food is my response to that basically stimuli. So that comes under the learning model, where we are basically learning about it कि if how we are going to basically satisfy. तो ये आपका आ जाएगा किसमें, लर्निंग मॉडल में। तो लर्निंग मॉडल को हम क्या बोलते हैं, SR मॉडल भी कहते हैं, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, यानी स्टिमुली समथिंग विच इज रिलेटेड विद द बेसिकली सिचुएशन, नीड, ठीक है। so that is our stimuli, and stimuli can be like, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपका हो सकता है हंगर, ठीक है, थर्स्ट, ये सारी चीजें आपकी स्टिमुली होगी। और इसका रिस्पॉन्स हमने कैसे इस स्टिमुली को फुलफिल करने, मतलब ये जो बेसिकली नीड को फुलफिल करने के लिए जो हमने रिस्पॉन्स लिया, जैसे अगर भूख लग रहा है तो हमने क्या खा लिया, डोसा खा लिया। तो दिस इज बेसिकली comes under the learning model. Once we learn that we are hungry, तो हमें कुछ खाना है, and we response, we basically acted like that, तो that is learning model. आ गई बात समझ में, ठीक है। Next one is sociological model. Sociological model is something which is related with the when we are influenced from society, ठीक है, when we are basically so much influenced from society and we are basically reacting in that way only, ठीक है। तो that comes under the basically sociological model, and in sociological model the both kind of life will be included in this, like आपका personal life and as well as your professional life. पर्सनल लाइफ में आपके जैसे फैमिली है, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको इफेक्ट करेगा। एंड इन द प्रोफेशनल लाइफ योर कलीग्स, the atmosphere of your office, the people you are talking, everyone. So in short we can say when we are very much basically affected from or influenced from our society with whom we are living, our family and all, ठीक है। तो whatever their perception is, somehow they are also playing role in your life as well, ठीक है। तो हम भी वैसे ही, जब हमारा थॉट प्रोसेस वैसे ही क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज बहुत ज्यादा आप लोगों ने घर में देखा होगा। So sociological model is something which is always related with the society, that how our thinking is basically influenced and how we are changed and how we make our behavior, that is totally based on the people with whom we are living, ठीक है। आई बात समझ में, ऑनलाइन क्लास, यस मैम, ठीक है। चलिए, और उनका लाइफस्टाइल, उनका परचेजिंग हैबिट, ठीक है, ये सब कुछ आपको भी इफेक्ट करेगा। मैंने बोला ना कि फैमिली में अगर कोई भी एक पर्सन जो है, उसको मान लो कि खाने पीने को लेकर के उनका ये झुकाव है कि हम घर में ही खाएं, तो ऐसे कई बार होता है कि बाहर के जो बाकी भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग इन द सेम वे, ट्रू। तो ये चीज आपका क्यों है, बिकॉज ऑफ द फैमिली इन्फ्लुएंस। द नेक्स्ट मॉडल इज psychoanalytical model. The psychoanalytical model is something which is related with the, that is totally concerned with the personality, that what kind of person you are, how you are maintaining your life, how you are balancing your lifestyle, everything that comes under in the personal perspective, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने 3 चीज कराया था, ईगो, इड या आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो हम बेसिकली इन्हीं 3 सिचुएशन में रहते हैं, इड, आईडी, इड और आपका ईगो एंड सुपर ईगो। अब यहाँ सिचुएशन इड में क्या होता है, इड में सिचुएशन है वेयर यू आर बेसिकली
थिंकिंग अबाउट योर कन्वीनियंस, थिंकिंग अबाउट, जैसे कैसे मैंने बताया था कि एग्जामिनेशन आने वाला है, खैर अब तो आप लोग का एग्जामिनेशन आने ही वाला है, एग्जामिनेशन आने वाला है, बट हमारा इड हमें क्या बोलता है हमेशा कि डोंट स्टडी, जस्ट गो एंड डू पार्टी. So that comes under the id because that is our natural behavior or that is a natural human behavior कि जो चीज difficult होता है basically we try to ignore that. True? So id is something which is a natural human behavior. ठीक है, एंड विच वी नीड टू कंट्रोल बिकॉज सम टाइम बेसिकली ये क्या होता है, नेचुरल बिहेवियर हमें क्या कर सकता है, लॉस भी दे सकता है, बिकॉज हम अपने कन्वीनियंस के बारे में सोचते हैं, अपने लॉस के बारे में नहीं सोचते हैं. ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द इड, उसको क्या बोलेंगे, इड. When we are talking about the super ego, that is totally unrealistic situation. What happened in this case, हम यहाँ पर क्या करेंगे, we will think according to the society and according to the perception which is set by the society. अब समाज में हम है तो हमें सोसाइटी क्या बोलता है कि जब एग्जाम है तो पढ़ना है, लेकिन पढ़ना इज ओके, बट अगर हम सोचे कि हम 20 आवर्स पढ़ेंगे तो बेसिकली लोग हमें जानेंगे, हमारा अच्छा मार्क्स आएगा, और लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल. 20 आवर्स कोई पढ़ सकता है क्या, कोई पढ़ाई कर सकता है 20 आवर्स? नो. तो ये हमें वैसा पर्सन या वैसा बिहेवियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा जो कि अनरियलिस्टिक है, कुछ सेंस में अनरियलिस्टिक है. ठीक है, एंड द सुपर ईगो इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द मैनेजमेंट और बेसिकली बैलेंसिंग द बोथ थिंग इड एंड सुपर ईगो. सो दैट इज आवर ईगो. ये साइको एनालिटिकल कंसेप्ट में याद रखिएगा, दिस इज इन द साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब यहाँ ईगो क्या करता है, दे ट्राई टू मैनेज द बोथ थिंग. लाइक अब एक पर्सन है, उसको पता है कि एग्जाम है तो पढ़ना है, सबको पता होता है पढ़ना है, लेकिन इड कहेगा पार्टी करेंगे, तो ईगो कहेगा नहीं, बिकॉज स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जामिनेशन है. सुपर ईगो कहेगा 20 आवर्स पढ़ेंगे, तो ईगो कहेगा नहीं, बिकॉज 20 आवर्स पढ़ना किसी ह्यूमन बीइंग के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट. आई बात समझ में? तो ईगो विल ट्राई टू मेक द बैलेंस बिटवीन दैट. ठीक है, तो साइको एनालिटिकल इज समथिंग वेयर इट इज रिलेटेड विद द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल. ठीक है, ये जो थ्योरी था दिस वाज गिवन बाय फ्रूड के द्वारा दिया गया है, और इसमें इन्होंने बताया है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है दैट इज द आउटकम ऑफ इड इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द all source, all psychic energy which drives to act. Super ego is something which is related with the internal representative or that is approved by the society. Society के द्वारा तो यही approved है ना कि if the person, अगर कोई person जो है अगर वो अच्छा जॉब कर रहा है तो that person is respectable, और अगर कोई अच्छा जॉब नहीं कर रहा तो that person is not respectable, है ना. तो ये जो होता है ये approved किया जाता है किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा. तो that is our super ego. And ego is basically related with the id. Id is something which we can take the impulse action. जैसे क्या होता है कि एग्जाम है, फ्रेंड का फोन आ गया कि देखो पबजी खेलना है ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, पबजी खेलना है. योर इम्पल्स एक्शन क्या होगा, यू विल स्टार्ट प्लेइंग पबजी विदाउट थिंकिंग अबाउट योर एग्जामिनेशन. So that is because of your id. Your id is something which will always force you to take the, हाँ बोल सकते हैं ना, फास्ट एक्शन, है ना. सो ईगो इज गोइंग टू बेसिकली कंट्रोल बोथ सिचुएशन. आगे बात समझ में? ऑनलाइन क्लास क्लियर हो गया? सो ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल इज डन. 4 ट्रेडिशनल मॉडल है. पहला है क्या, इकोनॉमिक, सेकंड जो है लर्निंग, थर्ड है साइको एनालिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल. तो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट मॉडल क्या बोलता है, बेसिकली रिलेटेड विद द इनकम और प्राइस से. एक शॉर्ट में समझो, प्राइस, फोकस किस पे कर रहा है, प्राइस पे. पहला मॉडल इकोनॉमिक मॉडल. सेकंड जो है दैट इज आपका लर्निंग मॉडल रिलेटेड विद द स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुली रिस्पॉन्स. थर्ड जो मॉडल है वो क्या है, साइको एनालिटिकल रिलेटेड विद द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, इड, सुपर ईगो एंड ईगो. सोशियोलॉजिकल मॉडल दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी पे बेस्ड है, यानी कि सोसाइटी से जो हम इन्फ्लुएंस होते हैं. लाइक आवर बिहेवियर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, जहां हम रह रहे हैं, जो मेरे आसपास है, पर्सनल लाइफ हमारा, प्रोफेशनल लाइफ हमारा, जहां पर लोग हैं, मेंबर्स हैं, पीपल हैं, उन सबसे जो इफेक्ट होता है दैट इज सोशियोलॉजिकल मॉडल. तो आई गेस सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं अब हम. और स्टेजेस इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस तो क्लियर है, पाइन पी जो मैंने करवाया था.
ठीक है, नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज एंड पोस्ट परचेज। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो देखते हैं हम लोग। तो मार्केट रिसर्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? तो सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च क्या होता है, सबको पता है कि दैट इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक, बोल सकते हैं सिस्टमैटिक, क्या बोल सकते हैं उसको, तरीका, इट्स अ वे, इट इज स्ट्रैटेजिक और सिस्टमैटिक वे टू फाइंड आउट द consumer and the types of market, target customers and all. So we can say that it is a basically क्या है, ये एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है जिसके थ्रू बेसिकली हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं अबाउट द मार्केट कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सो वी ऑल नो, ठीक है, इट इज अ बेसिस ऑफ, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करने के लिए क्या क्या करेंगे हम? डिजाइनिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, कलेक्ट करेंगे, गैदर कर कलेक्टिंग या गैदरिंग करेंगे, और फाइनली एक रिपोर्ट रेडी करेंगे जो रिपोर्ट हमें बताएगा कि व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द मार्केट एंड हाउ वी कैन बेसिकली अडॉप्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, फॉर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर्स। सो मार्केट रिसर्च इज समथिंग विच इज हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग अस अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें मार्केट रिसर्च करना जरूरी है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग रिसर्च का? ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? कंज्यूमर बिहेवियर का एनालाइज करना, टारगेट मार्केट के लिए, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए, मार्केटिंग पॉलिसी सेट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा कई बार मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी कंपनी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो आई गेस नॉर्मल टर्म में पता है। व्हाट आर द बेसिकली स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च में, व्हाट आर द स्टेजेस? ठीक है, प्रोसेस क्या है इसके? तो सबसे पहला इसका प्रोसेस क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, दैट यू फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में हम क्या करेंगे? हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे टारगेट मार्केट समझ नहीं आ रहा है, कंज्यूमर, किस कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट सेल करें नहीं समझ आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, कौन प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मुलेशन होगा प्रॉब्लम का, समझेंगे, एंड देन फिर डिसाइड करेंगे कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी को हम यूज करें, एक्सपेरिमेंटल करें या नॉन एक्सपेरिमेंटल करें। यहाँ पर ये हुआ। थर्ड, रिसर्च डिजाइन को रेडी करेंगे, एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे। ठीक है, किस तरीके से हमें रिसर्च करना है, एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लेंगे, एक सैंपल रेडी कर लेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब डेटा को कलेक्ट करने के यहाँ दो तरीके के सोर्सेस है जो मैंने आप लोगों को बताया था, प्राइमरी सोर्स है एंड सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द सर्वे, क्वेश्चनएयर, जहां पर हम किसी पर्सन से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी कलेक्शन कहाँ करेंगे? फ्रॉम द न्यूज हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, जर्नल हो सकता है, यानी कि जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, मीडियम जो अवेलेबल है, उससे जब हम सर्च करते हैं तो दैट इज सेकेंडरी। एंड द प्राइमरी व्हेन वी आर बेसिकली प्योर डेटा कहते हैं हम, जो डायरेक्टली किसी कंज्यूमर से या किसी पर्सन से एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा। जैसे हमने 4 क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने जो आंसर दिया एंड यू रिकॉर्डेड दैट, दैट कम्स अंडर द बेसिकली प्राइमरी डेटा। तो हम यहाँ पर डेटा को फिर कलेक्ट करेंगे। वंस द डेटा इज कलेक्टेड, ठीक है, जब डेटा कलेक्ट हो गया उसके बाद फिर हम उसमें से भी देखेंगे कि हमारे लिए कितना यूजफुल डेटा है, मतलब जो यूजफुल लगेगा डेटा को रखेंगे, बाकी डेटा को हम क्या कर देंगे? साइड करेंगे। कई बार होगा ना कि ऐसे भी डेटा अवेलेबल होंगे जिसका यूटिलाइजेशन एज सच नहीं है, तो एक्चुअल डेटा फिर हम देखेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेंगे, कुछ कंसल्टेंट्स हायर कर लेंगे, डेटा को एनालाइज करवाएंगे। तो हाँ, डेटा जो भी मेरे पास फाइनल बचा, एक तरीके से फिल्टरिंग का काम होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर वही एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एक्चुअल डेटा जो भी आया कलेक्ट हो गया, उसके बाद उसको इंटरप्रिटेट कर लिया, एंड फाइनली जो है हमने क्या किया? रिपोर्ट रेडी कर लिया। ठीक है, सो फाइनली रिपोर्ट या प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या आया? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यानी प्रॉब्लम पहले हमने समझा, उसके बाद फिर हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी देखा। रिसर्च मेथोडोलॉजी में टाइप्स ऑफ रिसर्च, कौन सा रिसर्च मेथड आप यूज करोगे, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव, बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिसर्च के, आप कौन सा यूज करेंगे वो देखेंगे। फिर उसके बाद रिसर्च डिजाइन को रेडी करेंगे, किस तरीके से हमें डेटा लेकर के आना है, एक रिसर्च डिजाइन रेडी करेंगे। फिर उस रिसर्च डिजाइन के बेसिस पे हम डेटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डेटा को हम
कलेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट कलेक्शन ऑफ डेटा देन वी स्टार्टेड इंटरप्रिटेटिंग द डेटा. वंस द डेटा इज इंटरप्रिटेट का मतलब यहाँ पर क्या है, डेटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन बेनिफिशियल है डेटा, जो बेनिफिशियल नहीं होगा उसको हम हटा देंगे, एंड फाइनली उस जो इफेक्टिव डेटा प्रेजेंट होगा उस डेटा के बेसिस पे रिपोर्ट को रेडी करेंगे. सो दैट कम्स अंडर द बेसिकली प्रोसेस, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के ये सारे स्टेप्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ मार्केट रिसर्च, यानी हम लोग कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं बेसिकली रिसर्च करने के लिए. तो कंज्यूमर के ऊपर अगर हम रिसर्च करें, मतलब एरिया ऑफ रिसर्च या एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च का मतलब समझ रहे हो कि कौन कौन से एरिया में हम रिसर्च करेंगे. बीइंग अ मार्केट रिसर्चर, इन विच एरियाज वी आर गोइंग टू रिसर्च. ठीक है. अब एरियाज तो बहुत सारे हैं, कंज्यूमर है, सेल्स के ऊपर है, मार्केट है, तो यहाँ पर हम किसके ऊपर फोकस करेंगे रिसर्च में. तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिसर्च में कंज्यूमर रिसर्च है. अच्छा, कंज्यूमर रिसर्च करके हम क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं और उस क्या क्या सोल्यूशन मिल सकता है. पहला तो हम कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं कि कंज्यूमर आजकल किस तरीके से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, कितना पैसा, कितना अमाउंट दे आर रेडी टू पे फॉर द प्रोडक्ट. तो ये सारा चीज हम कंज्यूमर बिहेवियर में फाइंड आउट करेंगे. फिर उनको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं परचेज करने के लिए, यानी बाय करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या मोटिवेशन है परचेज करने का प्रोडक्ट. उसके अलावा कंज्यूमर का प्रोफाइल क्या है, इट मीन्स कि वो कौन कौन सा ऑक्यूपेशन कर रहे हैं. ठीक है. कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं, वो किस तरीके के प्रोफाइल के हैं, किस टाइप की जॉब में दे आर इन्वॉल्व, और कौन से पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन वाले पर्सन जॉब मतलब बेसिकली प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. कंज्यूमर का प्रोफाइल क्या है, स्टेटस क्या है, क्लास क्या है. ठीक है. ये सारी चीजें बेसिकली कंज्यूमर प्रोफाइल में आएगा. उसके अलावा इन विच सिचुएशन दे आर बेसिकली स्विचिंग द ब्रांड, यानी कौन से सिचुएशन में वो एक ब्रांड की जगह दूसरे ब्रांड पे चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं. उसके अलावा उनका मोटिवेशन क्या है प्रोडक्ट को खरीदने का. तो दैट कम्स अंडर द कंज्यूमर रिसर्च. Next one is demand research. Demand research is always related with the market. What is the potential of market? What is the size of market? Market segment कैसे कर सकते हैं. ठीक है. It is not related with the individual perspective, but it is related with the whole market. जैसे रिसर्च करने पे आए तो भाई बोरिंग रोड का मार्केट रिसर्च कर लिया, तो ये पूरा बोरिंग रोड का मार्केट कम्स अंडर दैट मार्केट रिसर्च और डिमांड रिसर्च. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिसर्च. प्रोडक्ट रिसर्च इज रिलेटेड विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जैसे मान लो ये डस्टर है, तो इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है. कौन सा प्रोडक्ट, अगर हम डस्टर बना रहे हैं तो ये कितना लोगों को पसंद है ना, बेसिकली इसका यूजेस, कितने लोग इसको यूज करेंगे, इसकी स्टडी. उसके अलावा प्रोडक्ट लाइन का कंसेप्ट, प्रोडक्ट रिलेटेड जब हम रिसर्च करते हैं, या तो हम प्रोडक्ट बनाने के बाद भी कई बार रिसर्च करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं रिसर्च, यानी हम कौन सा प्रोडक्ट बेसिकली ऑफर करें. ठीक है. डिजाइन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्ट की पैकिंग होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हम प्रोडक्ट रिसर्च में करेंगे. कंपटीशन रिसर्च इज रिलेटेड विद द अदर कॉम्पिटिटर्स और अदर कंपनीज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, हाउ दे आर सेटिंग द प्राइस, हाउ दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट, व्हाट दे आर ऑफरिंग. ठीक है. what are the type of basically बोल सकते हैं consumer what are the type of services they are providing to the consumers, right? So all these comes under the competition research. Then there is a distribution research. Distribution research is related with the place, how we are basically distributing the product, कैसे product को हम provide basically करें consumer तक. इंटेंसिव, एक्सक्लूसिव, ये सब तो मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया ही है. तो दैट कम्स अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, कि किस तरीके से इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम प्लान करें अपने बेसिकली प्रोडक्ट के लिए और एक्सेसिबल करवाएं किसको, कंज्यूमर को. ठीक है. तो दैट कम्स अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च. नेक्स्ट वन इज प्राइस रिसर्च. कितना प्राइस सेट करें और कौन सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारे हैं. उसके अलावा नेक्स्ट आएगा आपका एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन रिसर्च, कि कौन सा टाइप, कौन सा हम प्रमोशनल टेक्निक को यूज करें. ठीक है. किस तरीके से एड कैंपेन करें, एक मिनट बेटा, एड कैंपेन करें, किस तरीके, कौन सा मीडिया यूज करें, ऑफलाइन यूज करें, ऑनलाइन यूज करें. मोटिवेशन, कैसे हम मोटिवेशन बोल सकते हैं ना, कि किस तरीके से बेसिकली हम मोटिवेशन बोल सकते हैं ना, मोटिवेट करें कंज्यूमर्स को, किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करे, किस तरीके से उनको नॉलेज प्रोवाइड करे. इट इज रिलेटेड विद द एडवर्टीजमेंट. ठीक है. नेक्स्ट है सेल्स मेथड, यानी किस तरीके से सेल्स को इंक्रीज करे, सेल्स टेरिटरी को कैसे एनालाइज करे, टारगेट कैसे फिक्स करे.
न्यू सेल्स प्रोग्राम कैसे टेस्ट करना, ये सारी चीजें आपकी सेल्स में आ जाएगी, सेल्स मेथड रिसर्च। देखो मैं बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ क्योंकि पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, और अगर आज डीपली बताऊंगी तो एक ही टॉपिक में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, इसीलिए बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ। बाकी प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी है उसका मतलब है कि व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, इन इनिशियल स्टेज यू आर सेटिंग द हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि स्टार्टिंग में ही जब आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखते हैं, और क्यों रखते हैं उसका एक रीजन है, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ज्यादातर वो कंपनीज यूज करती हैं, या तो वो कुछ नया मार्केट में लेकर आए। नया मार्केट में लेकर आने का मतलब है कि आपने जैसे बिल्कुल नया कुछ इनोवेशन किया हो और वो ऑलरेडी वैसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जैसे ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ होता है। तो ऐसे सिचुएशन में या तो आप इस सिचुएशन में स्कीमिंग प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, या तो आप ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड ब्रांड है और आप अपना कोई नया प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए हो, तो ऐसे सिचुएशन में स्कीमिंग प्राइसिंग बेसिकली हम सेट करते हैं, और उस प्रोडक्ट का डिमांड भी मार्केट में हाई हो है, ठीक है, मतलब कि वो लोग खरीद रहे हैं, तो वी आर यूजिंग द स्कीमिंग। और यहाँ पर मेन मोटिव होता है कि हम प्रॉफिट को जल्दी से जल्दी अर्न करें, जल्दी से जल्दी बेसिकली हम पैसा बेसिकली कमाएं, यहाँ पर मोटिव स्कीमिंग में यही होता है। आई बात समझ में? यस ऑनलाइन क्लास, किसी का कोई क्वेरी है बेटा? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, लिमिटेशन क्या है मार्केटिंग रिसर्च का, क्या क्या लिमिटेशन हो सकता है मार्केट रिसर्च का? कि मार्केटिंग रिसर्च इज ओनली द इंडिकेटर, दैट इज नॉट अ 100% सॉल्यूशन, बिकॉज 100% करेक्ट डेटा को प्रोवाइड कर पाना या ले पाना, दैट इज वेरी मच बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, एग्जैक्टली और टाइम कई टेकिंग बार भी है बहुत ज्यादा, और मार्केट रिसर्च जो है वो बेसिकली कई बार एरर्स के चांसेस उसमें एक्सट्रीमली हाई होते हैं, और आप सिर्फ मार्केट रिसर्च के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते कि यही इसका सॉल्यूशन है। तो सम टाइम वी आर नॉट एबल टू गेट द सॉल्यूशन, सम टाइम एरर्स आर प्रेजेंट, और इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये एक्सपेंसिव होता है और सारे कंपनीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अफोर्ड बेसिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। उसके अलावा एक और भी चीज है कि कई बार जो आपका रिसर्च फाइंडिंग होता है वो बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह की वजह से उसको हम पब्लिश नहीं कर सकते या उसको यूज नहीं कर सकते, तो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। टाइम टेकिंग भी है, एक्सपेंसिव भी है, एरर्स के चांसेस भी बहुत हाई है, और बेसिकली हम अगर सैम्पलिंग के बेसिस पे कोई कलेक्ट करते हैं डेटा, सैम्पलिंग समझते हो क्या होता है, जहां पर हम सब लोगों से, सारे कंज्यूमर से तो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, सारे कंज्यूमर से तो हम बेसिकली सारे कंज्यूमर पे रिसर्च नहीं कर सकते, तो हम एक पर्टिकुलरली सैंपल चूज कर लेते हैं, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, और उस पर हम रिसर्च करते हैं। तो सम टाइम इट इज पॉसिबल कि जो सैम्पलिंग है वो गलत हो जाए, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। और कई बार आप देख सकते हो कि आपका जो साथ में जिस जहां पर आप रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, जहां पर रिसर्च आप करना चाहते हो, या अगर कोई पीपल है उन पर अगर आप रिसर्च कर रहे हो, या फिर वो आपको रिसर्च में हेल्प कर रहे हैं, तो और तो कई बार ये भी होता है कि आगे चल के दे आर रिफ्यूज टू कोऑपरेट विथ यू, है ना, मतलब आगे चल के कभी भी वो मना कर सकते हैं आपके रिसर्च में आपकी हेल्प करने से, सो दैट कैन बी पॉसिबल। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च। एथिक्स क्या है मार्केटिंग रिसर्च के? एथिक्स का मतलब होता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब आप एक रिसर्च करते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, पहले हाँ एथिक्स, एथिक्स हाँ, इतने सुनो ध्यान से, पहले एथिक्स का मतलब होता है आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात? अब और क्या क्या चीजें हैं जो गलत हो जाती है, ऐसे इन्होंने लिखा है एथिक्स इन मार्केट रिसर्च, और इन्होंने एथिक्स आर नॉट देयर व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी राइज, ठीक है। अब पहला तो है कि प्राइवेसी, कभी भी अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको प्राइवेसी उसका मेंटेन कीजिए, है ना, प्राइवेसी मेंटेन कीजिए। कई बार आप किसी पर्सन से पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, एक्सट्रीम पर्सनली बट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऐसे सिचुएशन में वो जो भी डेटा है, कई बार आप उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस दे आर लिविंग, एड्रेस, ये सारी चीजें हम कलेक्ट करते हैं, तो कभी भी ये सारी चीजें आप मार्केट में या कहीं पर भी ना पब्लिश करेंगे और ना दूसरे से शेयर करेंगे, तो यू हैव टू मेंटेन द प्राइवेसी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, और ये भी चीजें देखी गई है कई बार रिसर्च में, क्या करते हैं कुछ हिडन कैमरास और ये सब चीजें लगा दिया जाता है फॉर द रिसर्च, दैट इज टोटली अनएथिकल, ठीक है, सो वी हैव टू अवॉइड दूस थिंग्स, दैट इज जो भी अनएथिकल है, ठीक है, मोरल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो बेसिकली क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, उस चीज को हम कहेंगे अनएथिकल, तो ये चीज ध्यान रखना है हमेशा।
और आजकल आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि इंटरनेट ये भी यूज करता है, कुकीज वाला कंसेप्ट आता है, एक्सेप्ट करना एंड ऑल। तो उसमें भी आपके बहुत सारे डेटा ट्रैक हो जाते हैं। तो ये सब चीजों को थोड़ा इग्नोर करना, हिडन कैमरास वगैरह ये सब चीज थोड़ा हटाना। और अगर आपने लगाया भी है कैमरा तो यू हैव टू इन्फॉर्म द पर्सन फ्रॉम whom you are taking the personal information, ठीक है। नेक्स्ट वन है, मतलब विदाउट आस्किंग any without permission you cannot do any unethical with the any consumer or people from whom you are taking the from whom you are taking their personal information or data, ठीक है। Second was is sometime what happen, intrusion, collection of information could be annoying and inconvenient for the respondent. कभी भी प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। प्राइमरी डेटा वैसा डेटा है जो बेसिकली नेचुरली कलेक्ट करते हैं और फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम कलेक्शन मतलब जैसे मान लो मैं रूरल स्टडी कर रही हूँ, रूरल एरियाज पे स्टडी कर रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, और मैं वहां के रूरल पीपल से इंटरेक्ट कर रही हूँ, उनसे मिल रही हूँ और उनसे मैं प्रॉब्लम्स पूछ रही हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या सोल्यूशन आपको मिला है, गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या सुविधाएं दी हैं, एजुकेशन से रिलेटेड क्या सिनारियो है। तो मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस करती हूँ, और ये भी मैं तब कर सकती हूँ जब वो मुझे अलाउ करेंगे। इसका मतलब ये है कि दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द पर्सन इज अलाउइंग मी टू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। अपनी विलिंगनेस से अगर वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी होते हैं, तो हम लोग कई बार करते हैं क्या है, क्वेश्चनियर रेडी कर लेते हैं। क्वेश्चनियर का मतलब होता है क्वेश्चंस का सेट बना लेते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ये वर्बली ही हो, कई बार ये रिटन फॉर्म में भी होता है। जैसे फॉर्म हो गया बड़ा सा क्वेश्चनियर का, हमने सामने दे दिया, उसने पढ़ पढ़ के टिक लगा दिया, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज उसने कहीं टिक आंसर्स दे दिए, ठीक है। तो क्वेश्चनियर के थ्रू लेते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू लेते हैं जब हम, ठीक है, फेस टू फेस वन बाय वन इंडिविजुअली जब हम कोई क्वेश्चनियर क्वेश्चंस पूछते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द बेसिकली आपका प्राइमरी डेटा। फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा है, प्योर डेटा है, ठीक है, कोई मिक्सचर नहीं मिलेगा आपको, ये पूरा का पूरा वही डेटा होगा जो भी आप क्वेश्चन करोगे जो वो आंसर देंगे, ठीक है। कोई भी मॉडिफिकेशंस अवेलेबल नहीं होगा इसमें। और सेकंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वैसे डेटा है जिसका इंफॉर्मेशन और जो डेटा ऑलरेडी कहीं ना कहीं पब्लिश्ड है। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा, जो न्यूज़पेपर में जो डेटा दिया हुआ होता है, बेसिकली वो डेटा पहले कहीं प्राइमरी डेटा कलेक्ट हुआ, फिर उसको सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट किया गया, यानी कि वो न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर में आया। अब हम न्यूज़पेपर से जब कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम कोई जर्नल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम कुछ पब्लिश्ड है, जब कुछ आपका ऑनलाइन पब्लिश्ड डेटा है, उससे जब हम कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। आई बात समझ में? यानी प्राइमरी डेटा इज द प्योर डेटा विच वी कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर्स थ्रू क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज एंड ऑल, and secondary data when the already given data that is published on internet, that is on newspaper, journals, when we are extracting the data from already given data, that is secondary data. आई बात समझ में मुस्कान? यस मैम। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलिए लाइफ साइकिल के मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, दैट इज अ सिचुएशन और दैट इज अ लाइफ साइकिल अबाउट द प्रोडक्ट, कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, आफ्टर सम टाइम दैट प्रोडक्ट विल बी डिक्लाइन। दैट इज हैपेंड विद द वीसीडी, इसके साथ वीसीडी के साथ हुआ, आपका वीसीआर के साथ ये सब चीजें हुई ना, कि बिल्कुल ही मार्केट से वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही खत्म हो गए लगभग। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे हर एक प्रोडक्ट का एक जीवन होता है, एक टाइम होता है जब वो मार्केट में ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और फाइनली वो डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन ये तो तब होगा जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करोगे। इंट्रोडक्शन से पहले का जो स्टेज है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज या प्री इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें करते हो, जैसे आप प्लानिंग करते हो कहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या प्रोडक्ट डिजाइन करना है, कौन हमारे कस्टमर होंगे, कौन हमारा टारगेट मार्केट होगा, कितना प्रोडक्ट को सेल करना, सेल फॉरकास्ट करोगे, डिमांड फॉरकास्ट करोगे। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द इंक्यूबेशन और प्री इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यहाँ पर आपको मार्केट रिसर्च में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आ सकती है, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने में आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा आपको सेल्स फॉरकास्ट, मतलब जितने इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे उसके ऑपोजिट कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन भी है। सेल्स फॉरकास्ट करने में, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन करने में, प्रोडक्ट को कहाँ लॉन्च किया जाए, अगर कहीं पर भी अपने गलत मार्केट में लॉन्च कर दिया तो यू विल नॉट एबल टू सक्सेसफुल इन द मार्केट। सो दीज आर द लिमिटेशंस। आई बात समझ में आकांक्षा?
यस मैम। तो पहला तो हो गया आपका प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है। इंट्रूशन इज रिलेटेड विद द annoying and inconvenient for the respondent. Sometime what happened कि when we are collecting the data, the consumer मतलब the person is basically annoyed because you are asking lot of question and something. So in that situation we have to keep in our mind that whoever is the respondent who is giving the answers of your question, you just make that person comfortable and uske baad you just need to ask the question. Don't let that person to think a negative about your concept or marketing research. ठीक है, तो ये हो गया. Deception is something which is related with when the बेसिकली पर्सन, जो भी आपका कंपनी है, मार्केट है, जो भी है, मतलब आपकी कंपनी जो है, अगर वो डेटा को जो कलेक्ट कर रही है, दैट इज बेसिकली बोल सकते हैं ना फॉल्स डेटा. ठीक है, तो ओकेजनली रिसर्चर क्या करते हैं, यूज द डिसेप्शन टू द कलेक्ट डेटा एक्टिंग एज द पोटेंशियल कस्टमर फॉल्सली. यहाँ कंसेप्ट का मतलब क्या है, देखो सुनो. जैसे मान लो कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं किसी स्टोर पे चली गई और मैंने वहां पर शो किया कि मैं एक कस्टमर हूँ और आप मुझे, मतलब कई बार मार्केट रिसर्च में हम ये करते हैं ना कि शॉपकीपर से, रिटेलर से भी पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं. तो आपने ऐसे शो कर दिया कि आप पोटेंशियल कस्टमर हो और आपने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए. तो हेयर इन दिस सिचुएशन कई बार बिजनेस जो होते हैं, वो जो रिसर्चर होते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं कि दे आर कस्टमर्स एंड दे आर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन दिस इज नोन एज डिसेप्टिव डेटा. सो वी डोंट नीड टू डू दैट. मतलब कि झूठ और गलत चीट नहीं करना है किसी को. यू हैव टू बी क्लियरली टेल अबाउट योर बेसिकली वर्क. ठीक है, अपने काम के बारे में आप बताइए कि आप रिसर्च करने आए हैं इसके बारे में. ठीक है, फॉल्स तरीके से इंफॉर्मेशन निकालना इज बेसिकली डिसेप्शन. ठीक है, गलत बोल करके, ठीक है, गलत शो करके, प्रिटेंड करके, दैट इज डिसेप्शन. ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इज रिलेटेड विद द बेसिकली, यहाँ पर वही चीज होगा कि हम एक बोल सकते हैं ना कि गलत तरीके से हम जब कुछ फॉल्स रिप्रेजेंट कर दे, जब हमें डेटा मिले और उस डेटा को इंटरप्रिटेशन में हमारे से गलती हो जाए और हमने बेसिकली कुछ गलत प्रिंट करवा दिया, पब्लिश करा दिया रिपोर्ट में, so that comes under the false representation. तो इसका भी ध्यान रखना है हमें. तो मतलब चीट नहीं करना है किसी कंज्यूमर्स को या किसी भी पर्सन को, रिस्पोंडेंट को, पहला. दूसरा है कि अनॉय नहीं करना है विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना. लॉट ऑफ क्वेश्चंस का मतलब ट्राई टू आस्क शॉर्ट क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस मत पूछो. प्राइवेसी, जो भी डेटा अगर उन्होंने दिया भी है तो जस्ट ट्राई टू कीप इट विथ योरसेल्फ ओनली. डोंट ट्राई टू शेयर इट विथ द मार्केट and for the another purpose. Don't use that data. If you are basically collecting data, just try to use it only for the research purpose and for do something good for the society. Don't use it for the another other activity. Clear हो गई बात. तो ये आपका सारा एथिक्स हुआ मार्केट रिसर्च का. तो मार्केटिंग रिसर्च तो क्लियर हो गया. मार्केटिंग एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट. अच्छे से कर लेना इसको, अगर कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना. उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज बेसिकली मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं एक बार करवा